नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है न्यूक्लियड चार्ट, या जिसको एनजेड प्लॉट या न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो चार्ट भी बोलते हैं। इसको आज हम कवर करेंगे। तो इसको कवर करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस व्हाट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, न्यूक्लियर चार्ट होता क्या है, ये हमें क्या बताता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियड्स, न्यूक्लियड्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता है चार्ट में, और हम चार्ट में आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन को कैसे पता करेंगे कौन कहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ चीज़ें। डिफरेंट चार्ट से मैं इसको बताऊंगा ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले, क्लियर विजुअलाइजेशन मिले, ताकि एग्जाम में यदि कुछ पता करना हो तो हमें सिंपल हम बिना चार्ट को देखे विजुअलाइज कर सके कौन सी चीज़ कहाँ होगी, ठीक है। तो फीचर्स हम देखेंगे इस चार्ट के। तो इस चार्ट से हम स्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में पता कर सकते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई कहाँ लाई करते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ डिके क्या होता है, जैसे बीटा डिके भी होता है, अल्फा डिके होता है, ठीक है। वो इस न्यूक्लियाइड चार्ट की मदद से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिप्लाइंग क्या होती है वो हम समझेंगे इस चार्ट की मदद से, ठीक है। अपर लेवल ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियड हो जिसके बाद सारे न्यूक्लियड अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वो अपर लेवल स्टेबिलिटी क्या होगी। देन वी विल समराइज, फिर हम अपना जो टॉपिक होगा उसको समराइज कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसको सोल्व करने की। समझ में आई चीज़ें। तो देखो, हम न्यूक्लियड चार्ट की जब हम बात करते हैं तो देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स में ना जनरली, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स की यदि मैं बात करूं तो न्यूक्लियर फिजिक्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ना वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को वाई एक्सिस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक्स एक्सिस पे। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, चाहे वो आइसोटोप्स हो, ठीक है, चाहे आइसोबार हो, ठीक है, चाहे वो आइसोटोन हो, जितने भी न्यूक्लियाइड हमारे पास हैं, जितने भी हैं, सभी को क्या जाता है, इस पर प्लॉट किया जाता है, ठीक है। सभी को हम प्लॉट करते हैं। केमिस्ट्री में क्या करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जेड एक्सिस पे लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जनरली एन को वाई पे और जेड को एक्स एक्सिस पर रखते हैं। तो ये थोड़ा सा आप कहीं पर इस चीज़ को ऑब्जर्व करो तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ बताते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें एक ही बताते हैं, बस डायग्राम थोड़ा सा हम समझेंगे। डायग्राम भी सिमिलर ही होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। समझ में आया। अब देखो, ठीक है, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना कि कभी आप देखो भाई जेड एक्सिस पर हम जनरली क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लॉट करते हैं जनरली केमिस्ट्री में, ठीक है ना। केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में जनरली आप देखो। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इस तरीके से करते हैं। समझ में आया। तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम अपना उसी कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम पीरियोडिक टेबल जब बनाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ क्या प्लॉट होता है, आइसोटोप्स होते हैं नहीं है, सिर्फ आइसोटोप्स होते हैं। समझ में आया। और हम वो किस तरीके से इंक्रीजिंग जेड के टर्म्स में प्लॉट होते हैं। लेकिन न्यूक्लियाइड चार्ट में इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम सारे आइसोटोप्स भी प्लॉट करेंगे, आइसोबार्स भी प्लॉट करेंगे, आइसोटोन्स भी प्लॉट करेंगे, सब प्लॉट करेंगे। अब जैसे सपोज मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, ये मेरे पास क्या हो गया, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन के लिए मैंने लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, है ना, ये हाइड्रोजन हो गया, ये प्रोटियम हो गया, और ये क्या हो गया, ड्यूटेरियम हो गया। तो ये सिंपली क्या है, हम यदि पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में तो सिंपली एक ही आइसोटोप प्लॉट होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, सारे आइसोटोप्स प्लॉट होंगे। तो Z = 1 पर ना, यहाँ पर प्रोटियम आएगा, यहाँ पर ड्यूटेरियम आएगा, यहाँ पर ट्रिटियम आएगा। तो इस तरीके से प्लॉट होते हैं। तो बहुत सारे हम इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं। समझ में आया। तो जो ग्राफ बनता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, तो एक क्लियर आपको विजुअलाइजेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ को मैं आपको शो करने से पहले बता देता हूँ कि एनजेड चार्ट हम क्या कहेंगे फिर एनजेड चार्ट को, ठीक है। तो एनजेड चार्ट क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो प्लॉट है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है, ये हमें क्या बताता है, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। हम ये जानेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो चार्ट भी बोलते हैं, न्यूक्लियाइड चार्ट भी बोल देते हैं, या सीग्री चार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इटालियन फिजिसिस्ट थे इमिलियो सीग्री, उन्होंने इसके बारे में बताया था और उन्होंने इसको सबसे पहले बनाया था, ठीक है। तो न्यूक्लियाइड चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई के अलग अलग न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको प्लॉट किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जनरली क्या करते हैं, एन को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है, इस ग्राफ से हम कौन से न्यूक्लियाइड स्टेबल है, कौन से रेडियो एक्टिव है, और वे यदि रेडियो एक्टिव है भी तो अनस्टेबल होंगे, तो वो जनरली क्या देंगे, डिके होंगे। तो भाई वो अल्फा डिके मोड से डिके हो रहे हैं या बीटा डिके है, तो कौन सा डिके है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें इस चार्ट से पता चल जाती है। समझ में आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
तो अभी आप ध्यान से देखो इस चार्ट को, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले यदि मैं देखो इसको देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। तो आप यदि गौर से देखो ना, ये स्मॉल बॉक्सेज हैं, क्या है, स्मॉल बॉक्सेज बने हुए हैं, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे क्या है, ब्लू बॉक्सेज हो गए, यहाँ येलो बॉक्सेज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप ये, मैं इसको अभी आपको जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना। तो ये आप अभी देख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक बॉक्स जो है, एक एक बॉक्स हमें क्या बता रहा है, एक न्यूक्लियाइड है हमारे पास, क्या है, न्यूक्लियाइड, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें, ये ध्यान रखो, क्या है, न्यूक्लियाइड है। तो इस तरह सारे न्यूक्लियाइड, आइसोटोप्स, आइसोबार हमने सब प्लॉट कर दिए इस चीज़ पर, ठीक है। तो मैंने आपको जूम करके इसलिए दिखाया ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब देखो, जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को जनरली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो देखो मैंने एन लिखा, जेड लिखा, तो मेरे पास यदि मैं ये लाइन बनाऊं तो ये मेरे लिए क्या होनी चाहिए, एन इज इक्वल टू जेड, है ना, या जैसे हम करते हैं ना, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये मेरे पास बिल्कुल 45 डिग्री पर जो लाइन जाएगी ये क्या होगी, वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो ये ध्यान रखो इस चीज़ को। तो जो मेरे पास स्टार्टिंग के कुछ न्यूक्लियाइड्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम क्या कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे जैसे जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी उसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में यदि गौर से देखो तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा आवाज़ ख़राब है, सॉरी फॉर डैट। तो देखो, जो भी ये हमारे पास ऑरेंज है बॉक्सेज हैं, ये क्या है, बीटा डिके होंगे। बीटा डिके क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये जितने भी मेरे पास क्या है, ब्लू है, वो बीटा नेगेटिव डिके हैं। ये जितने भी आप येलो कलर के देख रहे हो ये न्यूक्लियाइड अल्फा डिके होंगे, समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर जो भी ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इस कलर का हल्का सा ग्रीनिश है, फेडेड ग्रीन हम कह सकते हैं, फ्यूजन हो रहा है, यानी हैवी न्यूक्लियाइड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, समझ में आया। आप देखो रेड कहाँ पे, ये रहे, तो ये जो न्यूक्लियाई यहाँ पर है ये क्या है, प्रोटोन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्रोटोन, अपने आप में से इनमें से प्रोटोन निकल रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर आप देखो थोड़ा बैंगनी कलर है, ये वाला हिस्सा बैंगनी कलर का आप देख सकते हो, ये बैंगनी कलर आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर बिल्कुल आउटर लाइन पर, तो ये क्या दे रहे हैं, ये न्यूट्रॉन निकल रहा है इनसे, ठीक है। और ये जो बीच में ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये बीच में ब्लैक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेबल स्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है। और यहाँ पर एक बीच में एक स्मॉल बॉक्स बना हुआ है, ये अननोन है, अभी नहीं, ये पता नहीं है, ठीक है, नेचर में भी मिला नहीं है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमने इसको प्लॉट किया। तो देखो ये जो ग्राफ है ना, ये भी ग्राफ क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हम काफ़ी चीज़ें डिटेल में मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, मैं अभी बस आपको ग्राफ का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एन इज इक्वल टू जेड वाली लाइन हो गई मेरे पास, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, ये वही है जो बीच वाली ब्लैक लाइन है, ठीक है। तो ये स्टेबल हो गई, समझ में आई बात। अच्छा, अब देखो ये मेरे पास जो न्यूक्लियाई है, ये वाले क्या देंगे, बीटा नेगेटिव, ठीक है, ये क्या देंगे, बीटा पॉजिटिव, समझ में आई बात। और ये बिल्कुल जो बीचों बीच है ब्लू कलर का रीजन आप देख रहे हो, ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। और बिल्कुल मैं यदि आउटर लाइन वाली न्यूक्लियाई पर आ जाऊँ ना, बिल्कुल ये जो आउटर लाइन पर है, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं, वो सॉरी ये न्यूट्रॉन इनसे निकलेगा, ठीक है। और यदि मैं बिल्कुल ये वाला रीजन यदि देखो ये वाला रीजन मैं ये ले लूँ, ठीक है ना, ये रीजन बिल्कुल आउटर लाइन वाला रीजन, तो यहाँ से प्रोटॉन निकलते हैं, तो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी मेरे पास आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ जो होता है ये मुझे क्या देंगे, अल्फा डीके, यहाँ से अल्फा डीके होता है, ठीक है, या फ्यूजन होगा, है ना, हैवी न्यूक्लियर जो होगा वो टूट जाएगा छोटे छोटे न्यूक्लियाइड में, ताकि स्टेबिलिटी को गेन कर सके। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू आपको ये दिया इसके बारे में, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे, हम डिटेल में सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो देखो अरेंजमेंट यदि हम बात करें न्यूक्लियाइड की, तो देखो ईच पॉइंट ऑन चार्ट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड, समझ में आया। एक पॉइंट जो है ना चार्ट पे एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड देगा। तो यदि मेरे पास ये न्यूक्लियाइड यदि है, ठीक है, समझ में आया, तो इसके कोरस्पोंडिंग कुछ ना कुछ क्या होगा, एन की वैल्यू होगी, और इसके कोरस्पोंडिंग कुछ ना कुछ जेड की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हर एक पॉइंट इस चार्ट पर क्या देगा, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड हमें देगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो इस ग्राफ में यदि मैं बताऊँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ये वाला मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पर आयरन, है ना, ये यहाँ पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड क्या दे रहा है, आयरन। यहाँ पर ये मुझे क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये क्या दे रहा है, आयोडीन दे रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये है। तो देखो यहाँ पर अभी फिलहाल ज़्यादा जूम करके डायग्राम में नहीं बना सकता, आप यदि इंटरनेट पर न्यूक्लियाइड चार्ट को देखोगे, है ना, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जहाँ पर वो बिल्कुल अच्छे से एक एक बॉक्स से आपको बने मिलेगा। तो न्यूक्लियाइड अरेंजमेंट में समझ में आया, हर एक पॉइंट चार्ट पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड है। जो आइसोटोप्स हैं विद सेम जेड बट डिफरेंट एन, समझ में आया। आइसोटोप्स वही तो होते हैं जिनका सेम एन हो और डिफरेंट जेड हो, अपियर अलोंग वर्टिकल लाइंस। अब देखो ध्यान से, तो देखो ये जितने भी मैं यदि ये मेरे पास क्या 28 है, तो ये पूरे के पूरे मेरे पास क्या है, आइसोटोप्स है, समझ में आया। तो वर्टिकल लाइन मुझे क्या देगी, आइसोटोप्स देगी,
है ना, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, मेरे पास जेड की वैल्यू सेम होगी, जैसे 28 है यहाँ पर अभी ये, है ना, तो 28 जेड की वैल्यू कितनी हो गई 28। तो इस कॉलम में इस कॉलम में जितने भी मेरे पास न्यूक्लियाइड हैं सारे के सारे क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन जो है ना, उसमें जितने भी मेरे पास न्यूक्लियाइड आएगी, एक न्यूक्लियाइड यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, ये बॉक्सेस बने हुए हैं जैसे पीरियोडिक टेबल में होता है, समझ में आया। आइसोबार्स विद सेम मास नंबर अपियर अलोंग सेट ऑफ पैरेलल डायगोनल लाइंस ऑफ स्लोप -1 स्लोपिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो आइसोबार को भी हम समझेंगे। मैं आइसोटोन की यदि बात करूँ तो आइसोटोन्स में सेम एन होता है ना, तो सेम नंबर ऑफ एन क्या होगा, ये सेम एन हो गया, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है, ठीक है ना। अब देखो ये सपोज एन की वैल्यू 50 है, तो इस कॉलम के अंदर जितने भी मेरे पास न्यूक्लियाइड होंगे वो सारे आइसोटोन है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या देगा, आइसोटोप्स, और ये क्या देगा मेरे पास, आइसोटोन्स। ठीक है, समझ में आया। अब जब हम बात करेंगे किस चीज़ का, आइसोबार्स का, तो आइसोबार में सेम नंबर ऑफ ए है ना, तो वो जो पैरेलल लाइंस होंगी, डायगोनल पैरेलल लाइंस होगी। तो आप देखो इस डायग्राम में, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अलग अलग डायग्राम इसलिए लगे तो कि एक ही डायग्राम में सब कुछ बताएंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, होच-पोच हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये देखो ये जो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो ऐसे जो पैरेलल लाइंस होगी, इस पैरेलल लाइन के अलोंग, इस पैरेलल लाइन के अलोंग, ठीक है ना। अब जैसे ये क्या है, A = 20 है, तो इसके अलोंग बहुत सारे न्यूक्लियाइड होंगे जिसका मास नंबर 20 होगा, ये जिसका मास नंबर 40, ये जिसका मास नंबर 60, समझ में। अब जैसे ये जिसका मास नंबर 100, ये जिसका मास नंबर 60। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये है, तो इट विल बी, हाँ 60 के अराउंड होगा, इट विल बी सम 30-40। ठीक है, ये डिफरेंट होगा, यहाँ पे इट सीम्स सम मिस प्रिंटिंग इज देयर। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो सकता है, समझ में आया। तो बस कंसेप्ट पर ध्यान दो आप। तो जो पैरेलल हमारे पास डायगोनल लाइंस होंगी ये, तो वो हमें क्या देंगी, ऐसे आप जितने भी इस पर, यहाँ पर एक आई न्यूक्लियाइड होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियाइड होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियाइड होगा, तो उसके उनका क्या होगा, जो मास नंबर क्या होगा, ठीक है, वो होगा सेम। ठीक है, समझ में आई बात। तो वो हमें क्या देंगे, आइसोबार। तो हम क्या समझे, वर्टिकल लाइन्स हमें क्या देंगी, आइसोटोप्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमें क्या देंगी, वर्टिकल लाइंस आइसोटोप्स, हॉरिजॉन्टल लाइन आइसोटोन्स, और डायगोनल लाइंस क्या देंगे हमारे पास, क्या देंगी, आइसोबार्स। समझ में आया। और इनका स्लोप कितना होगा, स्लोप हमारे पास इनका कितना होगा, -1। ठीक है ना, इस तरीके से स्लेंट होंगे। समझ में आई चीज़ें, आसान है स्लोप निकालना। स्लोप क्या होगा मेरे पास, देखो dy/dx ही तो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ dn/dz करेंगे, तो आइसोबार्स जब बढ़ता है तो इनमें +-1 का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो वही -1 मुझे दिखता है। समझ में आई चीज़ें। आप इस को देख सकते हैं, ठीक है ना, खुद करके। आप 2 कंसेक्यूटिव आइसोबार्स ले लीजिए, आप उसमें देखोगे इनके डिफरेंस जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंस लो, फिर उनका रेशियो ले लो तो -1 आएगा। तो यानी स्लोप -1 हो गया, मैं कह सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब बात करते हैं देखो फीचर्स की। तो क्या क्या फीचर्स की यदि हम बात करें, तो ये हमारे पास n हो गया, ये z हो गया। तो देखो वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी या बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो आप गौर से देखो इस डायग्राम को, यदि आप ध्यान से देखो आप पाओगे कि ये जो ब्लैक रीजन देख रहे हो ना, ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक क्या, ऑब्जर्वेबल स्टेबल न्यूक्लियाई। तो इस ब्लैक रीजन को कैसे बनेगा, ठीक है भाई, ये तो एक ये हो गई हमारे पास n = z वाली लाइन। भाई हर न्यूक्लियाई का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स तो सेम होता नहीं है, कुछ का ही होता है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्टिंग के जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होता है, तो ये ऐसे लाइन आएगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, इसलिए लाइन n की तरफ झुक जाती है। तो रियलिटी में ऐसे आती है। ठीक है, तो इसके आप ये देख रहे हो ना ब्लैक रीजन, तो ये ब्लैक रीजन एक क्या है, वैली है। समझ में आया। ठीक है, इसके आसपास बहुत सारे न्यूक्लियाइड होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाइड होंगे। तो इस रीजन को कहा गया है, इस रीजन को क्या कहा गया है, वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। क्या कहा गया, वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। और इनके बीच से एक लाइन गुजार दो, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। तो यानी इस लाइन पर आने वाले और इसके आसपास जो पार्टिकल है वो है, या न्यूक्लियाइड हम कहें, वो सारे स्टेबल है। तो देखो ये रीजन ही तो है कि ब्लैक, देखो ब्लैक पोर्शन देखो पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हो, ये क्या है कि रीजन है, और उनके बीच से देखो एक लाइन गुजारी हुई है, तो इस लाइन को लाइन ऑफ स्टेबिलिटी कहेंगे। ठीक है, और इस रीजन को क्या कहेंगे, वैली ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई है ना, फॉर्म नैरो कर्व्ड बैंड। ठीक है भाई, स्टार्टिंग के कुछ पार्टिकल्स होंगे जैसे जिनका मास नंबर ना लगभग 20 से कम होता है, तो उनमें ना क्या होता है, n = z, रफली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन सेम होता है। तो वो जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन जाती है, ये n = z वाली, तो इसमें स्टार्टिंग में तो ये इसको फॉलो करेगी, लेकिन जैसे जैसे z की
वैल्यू बढ़ती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तो ये कर्व्ड होता है ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ स्टेबिलिटी होगी। तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो कर्व्ड बैंड बनाते हैं, जिसको वैल्यू ऑफ बीटा स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा स्टेबिलिटी, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये है इसके आसपास के न्यूक्लियस, समझ में आया। तो देखो ये जो हमारे पास ये इसके बीटा स्टेबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आसपास वाले क्या हो गए हमारे पास स्टेबल होंगे। तो इससे थोड़ा सा, जैसे मान लो यहाँ वाला मैं कोई न्यूक्लियाइड लूँ, वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, है ना। जैसे जैसे दूर जाएंगे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये वाला न्यूक्लियस क्या होगा? ये बीटा, हमारे पास बीटा नेगेटिव शो करता है। बीटा नेगेटिव कहने का मतलब है ये पॉजिट्रॉन जो है वो, सॉरी जैसे मैं बीटा नेगेटिव पार्टिकल रिलीज करता है, ठीक है। ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, बस अभी आप समझिए। बीटा नेगेटिव पार्टिकल रिलीज कर दिया और इसने क्या रिलीज कर दिया? बीटा पॉजिटिव, ये वाले नीचे, ठीक है। जैसे हम डायग्राम में भी समझ सकते हैं। तो ये ऑरेंज आप देखो, ऑरेंज वाला क्या? बीटा पॉजिटिव पार्टिकल देगा, और ब्लू वाला क्या देगा? बीटा नेगेटिव पार्टिकल देगा, ठीक है। ये रीजन है, रीजन से जैसे दूर दूर जाएंगे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक, समझ में आया। तो इस रीजन को ना वैल्यू ऑफ बीटा स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल ना बीटा पार्टिकल रिलीज करके ना जो नया न्यूक्लियाइड बनाएगा वो लाइन के आसपास आएगा, क्योंकि वो स्टेबल होगा। भाई एक पार्टिकल है, इसने बीटा न्यूक्लियाइड है, इसने बीटा पार्टिकल रिलीज किया, तो बीटा पार्टिकल रिलीज करने के बाद ये जो दूसरा नया न्यूक्लियाइड देगा वो इस वैल्यू में आएगा। तो इसलिए इसको वैल्यू ऑफ बीटा स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए स्टेबिलिटी कब अचीव होती है? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरली सेम होते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया ये लाइन को फॉलो करता है, n=z लाइन को। लेकिन जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ती है 20 से ज़्यादा होने लगती है, जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो डेविएट करने लगते हैं इस लाइन से, ठीक है, समझ में आया। और किसकी तरफ मुड़ते हैं? न्यूट्रॉन एक्सेस की तरफ। मतलब न्यूक्लियस के अंदर ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। यदि प्रोटॉन्स ज़्यादा भी है तो वो अनस्टेबल होने का होते हैं। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, हम सारी रीज़न से समझेंगे। तो आप देखो, जैसे भाई जेड की वैल्यू बढ़ी, रियलिटी में क्या देखा है? इस ऐसे बढ़ने लगा, ठीक है। अब यहीं देख लो आप इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ क्या है? ये तो भाई n=z है। तो जितने भी मैंने प्लॉट किए है ना, तो ये ऐसे ही तो आया है, ठीक है। यानी इस लाइन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है। यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते तो वो इस तरह ऐसे झुकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तरफ झुकता, कर्व्ड होता, ठीक है। तो जो मीडियम न्यूक्लियाई होते हैं, मीडियम मास न्यूक्लियाई, उनके लिए n/z की वैल्यू लगभग 1.3 है। हैवी न्यूक्लियस मतलब 82 के आसपास जिनका मास नंबर होता है, उनके लिए z की वैल्यू n/z की वैल्यू 1.5 से लेके 1.55 के आसपास है, लगभग इस रेशियो में आता है, समझ में आई बात। तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए तो 1 होगी, मीडियम न्यूक्लियाई के लिए रेशियो 1.33 होगा, समझ में आया। और हैवी न्यूक्लियस के लिए जनरली कितना होगा? 1.5 1.33 के आसपास, समझ में आया। तो ये जो रेशियो है ना, ये हमें क्या बताता है? स्टेबिलिटी बताता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा ही होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, नहीं 1, ठीक है, या इक्वल टू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो रीज़न पता है क्या शिफ्ट का? क्योंकि भाई शिफ्ट ही तो है, पहले तो स्टार्टिंग में तो स्ट्रेट लाइन तक गया, फिर ऐसे कर्व्ड हो गया, है ना। ये n=z तो सभी में नहीं होता, तो ये शिफ्ट हुआ है ना, अपवर्ड कर्व्ड हो गया। तो क्योंकि लाइट न्यूक्लियाई जो होते हैं ना, लाइट न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कम ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कम ही है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है। प्रोटॉन्स कम है तो प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलम्ब। तो कोलम्ब रिपल्सिव फोर्स वीक होगी क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है ना। और उन लाइट न्यूक्लियाई में लगभग जितने प्रोटॉन्स है उतने ही क्या है? न्यूट्रॉन्स है। तो इसके कारण रिपल्सिव फोर्स तो ना के बराबर बचे मेरे पास क्या? न्यूट्रॉन, समझ में। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगी वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा रहेगी तो स्टेबिलिटी तो आएगी। तो इसी वजह से ना n=z सफिशिएंट होता है स्टेबिलिटी के लिए इनिशियल पार्टिकल्स में। लेकिन हैवियर न्यूक्लियाई में क्या होता है? हैवियर न्यूक्लियाई में भाई n भी बढ़ेगा, जेड की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। तो भाई जब जेड की वैल्यू भी बढ़ेगी तो जो लॉन्ग रेंज कोलम्ब रिपल्सिव फोर्सेज है प्रोटॉन्स के बीच में, ये भी भाई ठीक ठाक होगा, इट विल बिकम सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो क्या क्या आ जाए? अब भाई नेचर क्या चाहे? भाई प्रकृति में चाहेगा ना कि भाई सब न्यूक्लियाइड क्या रहे? स्टेबल रहे, तभी तो यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा, समझ में आया। तो क्या होगा? इसलिए क्या होना चाहिए फिर? भाई ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी कोलम्ब, तो न्यूक्लियॉन्स दे विल फ्लाई अपार्ट, ऐसा तो नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या स्ट्रॉन्ग, क्या ज़्यादा होना चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होना चाहिए। इनमें तो किसी सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होता है, या न्यूट्रल होते हैं, कोई रिपल्सिव फोर्स होता ही नहीं है, समझ में आया। तो जैसे जैसे हैवी न्यूक्लियस होता है रिपल्सिव फोर्सेस तो स्ट्रॉन्ग होती हैं बिकॉज जेड बढ़ता है। तो जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। यही होता भी यही है, इसलिए वो एन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि नेचर वांट्स, ठीक है ना, टू हैव स्टेबल न्यूक्लियाई, समझ में आई बात।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं जो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं विदाउट एक्स्ट्रा रिपल्सन, ठीक है ना, देयरफॉर स्टेबलाइजिंग द न्यूक्लियस। दैट इज वाई हाई स्टेबल न्यूक्लियाई है मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, ठीक है ना, समझ में आई बात। मोर प्रोटॉन्स विल लीड टू मोर कोलम्बिक रिपल्सन, मोर कोलम्बिक रिपल्सन विल लीड टू न्यूक्लियस फ्लाई अपार्ट, ठीक है ना, विच इज जनरली नॉट द केस। ऐसा तो नहीं होता, कुछ ही न्यूक्लियस में जिसमें जेड ज़्यादा होता है तो उसमें प्रोटॉन्स निकल भी जाते हैं, स्टेबल नहीं रहता, वो किसी ना किसी मोड से डिके हो जाता है, ठीक है। अब देखो रीजन ऑफ इनस्टेबिलिटी की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखो तो न्यूक्लियाई देखो लाइंग अवे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी की वैल्यू है ना उससे जो दूर जाते हैं वही रेडियोएक्टिव होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं और वो डिके हो जाते हैं, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है किस मोड से वो डिके हो रहे हैं। अब देखो ध्यान से ये है ना, आप देखो उस ग्राफ का दिया, आप देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, ठीक है ना, तो आप ये एन हो गया, ये जेड हो गया, इस ग्राफ से देखो हम ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ये बीच में जो ऑरेंज है ना, तो ये क्या है, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी है ना, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी या बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी मैं कहूँगा, समझ में आया, बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी भी कहूँगा या वैली भी कह सकता हूँ, वैली ऑफ स्टेबिलिटी, समझ में आया। तो किसको कहूँगा, ये आप ये जो मेरे पास ऑरेंज कलर है, ठीक है, और इसके बीच से एक लाइन ऐसे गुजार दो आप, ए बिल्कुल मिडल से एक लाइन आप ऐसे गुजार दो, तो ये मेरे पास क्या होगी, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी कह दूंगा, ठीक है। तो इस लाइन के पर और लाइन के आसपास जितने भी पार्टिकल होंगे सारे स्टेबल होंगे, जैसे आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है, रीजन, समझ में आई बात, ठीक है। ये अब इस रीजन में आप यदि आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये जो मेरे पास है स्टेबल न्यूक्लियाई क्लस्टर वेरी क्लोज टू लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी के बहुत पास में वो स्टेबल होंगे, जो दूर होंगे वो अनस्टेबल होंगे, क्या होंगे, वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। इसी तरीके से इस केस में भी जो दूर होंगे वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो एक न्यूक्लियस जो यहाँ लाई कर रहा है, एक न्यूक्लियस जो यहाँ लाई कर रहा है, ये दोनों अनस्टेबल है, समझ में आई बात, ठीक है, ये ध्यान रखो, ये है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब गौर से समझते हैं, देखो तो अनस्टेबल समझ में आ गया। तो देखो न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई जो एबव लाई करते हैं वैली से, तो वैली के ऊपर कहाँ लाई करने का मतलब, देखो ये देखो, ठीक है ना, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये है ना, जैसे मैं यहाँ पर बना हुआ कि ये हो गया, बिल्कुल आउटर लाइन पे नहीं जा रहा मैं अभी, आउटर लाइन पे तो और भी वो के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये, ठीक है ना, समझ में आया। ये तो देखो इनके पास क्या है, यहाँ ये न्यूट्रॉन की तरफ है, न्यूट्रॉन की तरफ है, तो ये न्यूट्रॉन रिच है, इनमें न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो ये न्यूट्रॉन इतना ज़्यादा है कि भाई न्यूट्रॉन ज़्यादा तो होना चाहिए स्टेबिलिटी के, जैसे लिए मैंने जैसे समझाया था, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो पार्टिकल है वो अनस्टेबल हो जाए। तो न्यूट्रॉन रिच जो न्यूक्लियाई है वो वैली के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये इधर ये वैली है, ठीक है, ये स्टेबल वैली हो गई, है ना। तो यहाँ पर वो जो लाई कर रहे हैं ये न्यूट्रॉन रिच है, और यहाँ पर जो लाई कर रहे हैं वो प्रोटॉन रिच है, ठीक है। तो मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पर जो लाई करेंगे वो प्रोटॉन रिच होंगे, ठीक है ना, ये प्रोटॉन रिच है, ये प्रोटॉन रिच है, और यहाँ पर जो लाई करेंगे वो क्या है, न्यूट्रॉन रिच है, ठीक है। तो जब N2 लार्ज हो जाता है फॉर अ गिवन जेड, तो वो डीके करते हैं बीटा नेगेटिव से। कहने का मतलब देखो क्या है, एक न्यूट्रॉन हो गया तो न्यूट्रॉन क्या कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, और ये मेरे पास क्या हो गया, एंटी न्यूट्रॉन, समझ में, ये बीटा नेगेटिव डीके बोलते हैं, ठीक है। और बीटा नेगेटिव पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये मत कंफ्यूज होना कि न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, एंटी न्यूट्रॉन निकल गया, नहीं, ये गलत है ना। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, तो जब न्यूक्लियस के से वो निकलता है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, समझ में आया। बीटा डीके को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे अलग से, समझ में आया। तो बस फिलहाल के लिए यहाँ यही समझना है। तो ये क्या होगा, बीटा नेगेटिव डीके कहाँ, जब न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई होते हैं जो वैली के एबव लाई करते हैं। प्रोटॉन रिच कहाँ लाई करेंगे, वैली के नीचे लाई करेंगे, ठीक है। जब जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तभी तो प्रोटॉन रिच होंगे। तो उस केस में क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और फिर एक पॉजिट्रॉन देगा, ठीक है। देखो चार्ज बैलेंस क्या हो गया ना, ठीक है ना, देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव चार्ज पर बैलेंस हो गया। और ये मेरे पास क्या आता है, ठीक है, ये तो मेरे पास क्या हो गया, एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या होगा, न्यूट्रिनो हो गया मेरे पास। तो ये क्या, इसको मैं क्या बोलता हूँ, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ये क्या है, एंटी पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का, समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, तो ये है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये है। अब देखो, अब ये देखो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसका मास नंबर देखो क्या होगा, लगभग z इज इक्वल टू 82, है ना। फिर z इज इक्वल टू 83,
जेड इज इक्वल टू 82 लीड का होता है और 83 बिस्मिथ का होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लिया है ना ये स्टेबल है, इनके बाद जो भी आएगा वो सारा का सारा अनस्टेबल होता है। तो देखो वेरी हैवी न्यूक्लियाई जिसकी वैल्यू जेड से ग्रेटर देन 83, मैंने क्या कहा जेड इज ग्रेटर देन 83 यदि है, बियॉन्ड द एंड ऑफ स्टेबिलिटी बैंड, तो देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी बैंड खत्म हो गया, इसके बाद जितने भी मेरे पास न्यूक्लियाई होंगे वो उनमें से अल्फा इमिशन होगा। क्या होगा? अल्फा इमिशन, यानी उनमें से 2 प्रोटॉन निकलेंगे 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और वो दोनों ही बाउंड होते हैं, बाउंड होकर बाहर निकल जाते हैं। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाउंड हो गए, समझ में आया, अल्फा पार्टिकल बनाया और फिर बाहर निकलते हैं। या क्या होगा? स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो पार्टिकल लाई कर रहे हैं ये क्या देंगे? अल्फा डिके। या क्या होगा? स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी एक पार्टिकल यदि एक्स है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, A + B + C, ठीक है ना। एक तरीके से न्यूक्लियर फिजन हम कह सकते हैं इसको, समझ में आया। तो ये डॉटर न्यूक्लियाई हमें देगा, ठीक है। और वो डॉटर न्यूक्लियाई क्या आएंगे? ये इनका मास नंबर वगैरह कम होगा, जेड कम होगा, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेंगे, स्टेबिलिटी रीजन में स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना। अभी 83 पर ही क्यों ऐसा है ना, तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, तो ठीक है ना, हम इसको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, अब देखो जैसे यहाँ मैंने जैसे आपको बताया ये हमें न्यूट्रॉन वाला था, ये हमें क्या देगा? बीटा नेगेटिव पार्टिकल देता है। अब देखो और दूर जाएंगे यदि हम वैली से और दूर जाओ तो और दूर बिल्कुल यहाँ पे एंड पे, बिल्कुल एंड पे आ जाओ, ये अब देख रहे हो बिल्कुल एंड पे। तो इस एंड को भी यदि आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो देखो ये तो रीजन हो ही गया, बिल्कुल एंड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे। तो यहाँ पर एंड पर क्या होगा? यहाँ पर पार्टिकल में न्यूट्रॉन तो ज़्यादा होंगे, तो वो बीटा पॉजिटिव नहीं देगा ना बीटा नेगेटिव देगा, वो न्यूक्लियस के अंदर से एक न्यूट्रॉन ही निकल जाएगा सीधा। यहाँ पर क्या होगा? प्रोटॉन ही निकल जाएगा सीधा, ठीक है ना, समझ में आया। तो उसको मैं हम आगे पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं ना डायग्राम से बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो क्योंकि हम आगे प्रोटॉन ड्रिप लाइन और न्यूट्रॉन ड्रिप लाइन हम पढ़ेंगे, तो अब गौर से देखो इसको डायग्राम को ध्यान से। तो देखो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर बैंगनी कलर है, ठीक है, ये तो यहाँ न्यूट्रॉन रिच हो गई, तो ये न्यूट्रॉन पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है, 1-2 यहाँ पर है देखो। और ये पूरा देखो, ये रेड देख रहे हो, रेड बिल्कुल आउटर लाइन पर, देखो बिल्कुल आउटर लाइन पर, ठीक है। देखो ये तो रीजन ऑफ स्टेबिलिटी बनाया मैंने, देखो ये क्या है? रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। फिर रीजन ऑफ स्टेबिलिटी से आएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेंगे मुझे? बीटा डीके, बीटा पार्टिकल्स। और बाहर की तरफ आएंगे, यहाँ आएंगे और बाहर की तरफ, तो क्या होगा? यहाँ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटॉन पूरा का पूरा निकल जाएगा, ये देखो ये आउटर लाइन पर प्रोटॉन पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी है ना, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, तो देखो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाइन, तो वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी जो है बाउंडेड है दोनों साइड से ड्रिप लाइन से, ठीक है। तो किससे? ड्रिप लाइन से। तो देखो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, देखो एक सिंपल सा डायग्राम ये बना है। इनिशियली तो हमारे पास लोअर पे तो n = z फॉलो किया, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, इस रीजन में मेरे पास क्या हुआ? बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकला, ये ठीक है, समझ में आया। या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन निकला इस रीजन में, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, इस रीजन में मुझे यहाँ पर क्या मिला? बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, या मैं कहूँ पॉजिट्रॉन निकला, ठीक है। और यहाँ बिल्कुल स्टेबिलिटी के एंड पे बात करूँ, यहाँ बहुत सारे आते हैं, वहाँ पर क्या निकलता है? अल्फा डीके, ठीक है। अच्छा, अब ये रीजन जो है ना, स्टेबिलिटी वाला रीजन जो है, ये इसके आसपास का, ठीक है, समझ में ये होगा। अब ये बिल्कुल आउटर लाइन पर आ जाएगी, ये और सी जो मैंने बनाया बिल्कुल आउटर लाइन पर, देखो तो ये जो आउटर लाइन, बिल्कुल आउटर लाइन, ठीक है, ये आउटर लाइन देखो, रेड कलर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, ये ठीक है, देखो ये आउटर लाइन, समझ में। तो देखो ये, अब देखो यहाँ पर क्या येलो कलर है ना, देखो ये येलो कलर हो गया, ये येलो कलर हो गया। तो देखो येलो कलर क्या? अल्फा डीके, क्योंकि देखो स्टेबिलिटी लाइन यहाँ खत्म होगी, तो उसके बाद में देखो अल्फा डीके हो रहा है, तो कुछ यहाँ पर भी अल्फा डीके हो रहा है, समझ में आया। तो ये चीज़ है, ये मेरे पास क्या हो गया? बीटा नेगेटिव, ये मेरे पास क्या हो गया? बीटा पॉजिटिव। और बिल्कुल आउटर लाइन पर यहाँ ब्रिंजल कलर हो गया या बैंगनी कलर आपका हो, ये मेरे पास रेड हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन निकल जाके भाग जाता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली इमिट होता है। तो प्रोटॉन ड्रिप लाइन बाउंड्स द वैल्यू ऑन द प्रोटॉन रिच साइड। तो प्रोटॉन रिच साइड कौन सी? ये प्रोटॉन रिच साइड है, ये न्यूट्रॉन रिच साइड है, ये प्रोटॉन रिच साइड है, ठीक है, समझ में आया। तो प्रोटॉन ड्रिप लाइन प्रोटॉन रिच साइड पर होगी, और इस लाइन के बियॉन्ड जो SP होगा या लेस देन 0, तो यानी मैंने जब सेपरेशन एनर्जी पढ़ाया था, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी यदि लेस देन 0 है तो इसका मतलब प्रोटॉन अपने आप निकलेगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, न्यूक्लियस इंस्टेंटली इमिट्स अ प्रोटॉन, ठीक है। यदि ग्रेटर देन 0 होता है तो हम एनर्जी देंगे निकालने के लिए, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि भाई
वो स्पॉन्टेनियसली खुद निकला है, ठीक है। न्यूट्रॉन, तो ये सारे अनस्टेबल रीजन ही तो है, तो न्यूट्रॉन रिप्लाई न्यूट्रॉन की साइड होगी, और यदि इस लाइन बियॉन्ड दिस लाइन न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी लेस देन 0 होती है और न्यूक्लियस इंस्टेंटेनियसली इमिट हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो बिटवीन द टू ड्रिप लाइन्स, अब देखो इन ड्रिप लाइन्स के बीच में, तो ये न्यूट्रॉन ड्रिप लाइन, ये प्रोटॉन ड्रिप लाइन, ये लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ बीटा नेगेटिव, यहाँ बीटा पॉजिटिव, ठीक है। तो इनके बीच में ही तो स्टेबल और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं देखो, स्टेबल भी है और ये बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव भी है, और हमें यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स भी मिलते हैं, ठीक है, जो समझ में ये। तो बियॉन्ड द ड्रिप लाइन्स, बियॉन्ड ड्रिप लाइन कहने का मतलब देखो क्या, मैं यदि एक यहाँ ले लूँ, ये बियॉन्ड ड्रिप लाइन, ये तो इसके कोरस्पोंडिंग को जेड आएगा, यहाँ कोई एन होगा, यहाँ ऐसा कोई पार्टिकल ही न्यूक्लाइड ही नहीं होगा कि भाई जिसमें ये एटॉमिक नंबर हो और ये न्यूट्रॉन नंबर हो, समझ में आया, ध्यान रखना। जितने भी थे सारे इसी रीजन में प्लॉट हो गए, जितने भी थे सभी इसी रीजन में प्लॉट हो गए, ठीक है। तो बियॉन्ड ड्रिप लाइन, यहाँ मैं ले लूँ, सपोज अ पॉइंट इज हियर, कोरस्पोंडिंग एन और जेड विल बी देयर, या जेड एन और एन विल बी देयर, ठीक है। तो वो कोई होता ही नहीं है, ठीक है ना, सारे यहीं आ गए। तो बियॉन्ड ड्रिप लाइन है ना, तो बियॉन्ड ड्रिप लाइन न्यूक्लियाई कैन नॉट एग्जिस्ट एज बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रिप लाइन पर ही था तभी प्रोटॉन निकल के भाग गया। भाई बाउंड होता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों निकलते उससे, ठीक है। तो ड्रिप लाइन पर आता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल के भाग गया, इंस्टेंटेनियसली मीट होगा, फिर वो बाउंड हो गया, समझ में आया। और उससे बियॉन्ड हम जाएंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये न्यूक्लियर लिमिट होगी मेरे पास एक तरीके से। तो जो प्रोटॉन ड्रिप लाइन है, समझ में आया, लाइज रिलेटिवली क्लोज टू वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। वो कह रहा है कि भाई प्रोटॉन ड्रिप लाइन जो है ना, प्रोटॉन वाली ये ड्रिप लाइन होती है, ये स्टेबिलिटी रीजन से थोड़ी सी पास में लाई करती है। अब ये मान लो मेरे पास क्या है, न्यूट्रॉन ड्रिप लाइन, तो ये स्टेबिलिटी रीजन से थोड़ी सी दूर लाई करती है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन ड्रिप लाइन। तो प्रोटॉन ड्रिप लाइन जो है क्लोजली थोड़ी सी मतलब वैली रीजन से पास में लाई करती है, क्योंकि जो कोलम्बिक रिपल्शन होता है वो मदद करता है प्रोटॉन को भगाने में, समझ में आया। अब प्रोटॉन तो निकलना चाहता है, तो इसलिए तो स्टेबिलिटी रीजन के वो काफ़ी पास होती है। न्यूट्रॉन, अब ये मेरे पास, अब न्यूट्रॉन तो देखो, अब न्यूट्रॉन तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए, भाई पहले यहाँ न्यूट्रॉन हुआ, थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, वो भाग नहीं रहा, क्योंकि न्यूट्रॉन जनरली चाहिए ही होता है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन जब हद से ज़्यादा उसमें ज़्यादा हो जाते हैं तब जाके निकलता है, इसलिए न्यूट्रॉन ड्रिप लाइन थोड़ी सी दूर होती है वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी से, ठीक है। तो न्यूट्रॉन ड्रिप लाइन लाइज मच फर्दर फ्रॉम द वैली सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक बैरियर। समझ में, भाई न्यूट्रॉन ज़्यादा होते रहे कौन रोक रहा है, समझ में आया, ठीक है। ये प्रोटॉन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, प्रोटॉन जैसे थोड़े बहुत होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स के कारण भागना चाहते हैं, तो दैट्स वाई दे लाई वेरी क्लोज टू स्टेबिलिटी लाइन, समझ में आई बात। ये अपर लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, तो देखो जब हम अपर लेवल की बात करते हैं, है ना, तो इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, टीचर्स लोग जनरली बताते भी नहीं है रियलिटी में क्या है, किसी बुक में कुछ मेंशन करते हैं, किसी बुक में कुछ मेंशन करते हैं, यदि आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो कन्फ्यूज़न होगा। तो देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियाइड होगा जिसका नंबर क्या होगा, Z = 82, और ये कितना होगा 126, तो ये मेरे पास क्या होगा Pb, ये होगा 82 और ये क्या होगा 126, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यदि 83 हो गया तो वो जनरली अनस्टेबल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अनस्टेबल कहते हैं। अब ये क्या है, ये बिस्मिथ है, ठीक है, कुछ बुक में इसको स्टेबल कहते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न है किसको ले, भाई इसको ले या इसको ले। मैंने प्रीवियस बुक में आपको बताया था, जो वो प्रीवियस लेक्चर में सॉरी, हैवी न्यूक्लियाई विच इज स्टेबल, जो सबसे हैवी न्यूक्लियाई है और जो स्टेबल है वो लीड है, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम काफ़ी बार बिस्मिथ को भी, जिसका एटॉमिक नंबर 83 है, स्टेबल मान लेते हैं। तो यदि कहीं आई ऑप्शन में आपको दे कि भाई लीड स्टेबल होता है या बिस्मिथ स्टेबल होता है, तो आप बिस्मिथ पर भी लगा के आ सकते हो, ठीक है। यदि कोई ऑप्शन ना हो तो आप दोनों के बारे में, है ना, आप बता सकते हो कि किसको स्टेबल मान रहे हैं और किसको नहीं मान रहे हैं और क्यों। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो मैंने जैसे आपको बताया भाई, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि भाई लीड क्या है, स्टेबल है, ठीक है। बिस्मिथ को हमने स्टेबल नहीं माना था, लेकिन जनरली ले लेते हैं, क्यों, देखो जो अपर लेवल ऑफ स्टेबिलिटी की मैं बात कर, देखो वैली खत्म हो जाती है Z = 3 पर, स्टेबल वैली, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, इसके बाद में जितने भी पार्टिकल लाई करेंगे वो अल्फा डीके देंगे, तो देयर आर नो स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है ना, समझ में आया, बियॉन्ड Z = 83। तो जितने भी न्यूक्लियाई लाई करेंगे वो सारे रेडियो एक्टिव होंगे, चाहे तो वो अल्फा इमिट करेंगे या स्पॉन्टेनियसली इमिशन होगा, तो वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करते हैं वो अल्फा इमिशन से, स्पॉन्टेनियस इमिशन से, समझो, समझना भी ध्यान से समझो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जो हैवीएस्ट कंप्लीटली स्टेबल न्यूक्लियस है ना, वो यही है, डबली मैजिक है। इसमें 82 जो होता है वो मैजिक नंबर होता है, 126 होता है मैजिक नंबर होता है, क्योंकि न्यूक्लियर सेल्स कंप्लीटली फिल्ड होती है। अब यदि न्यूक्लियर सेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो गई तो स्टेबल तो हो गई, जैसे एटॉमिक सेल्स कंप्लीटली फिल्ड है स्टेबल हो जाता है, जैसे नोबल गैस का केस होता है, ऐसी तरह से न्यूक्लियस में मैजिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आप कन्फ्यूजन नहीं होना।
तो यदि आपसे कोई पूछे हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है तो आप लीड बता दोगे, है ना। लेकिन आपसे वो यदि पूछे बिस्मिथ क्यों नहीं है तो आप कहोगे कि बिस्मिथ को भी हम स्टेबल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन देखो, बिस्मिथ को पहले हम कंसीडर करते थे हैवीएस्ट, लेकिन 2003 में ना एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये तो टीएल में डिक्रीज हो जाता है, वीक अल्फा डिके देता है, ठीक है। तो इसका जो लाइफ टाइम कितना है 10⁻19 ईयर्स, यानी बिलियन टाइम्स लॉन्गर देन द एज ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड से भी, मतलब देखो अब स्टेबल ही समझो आप इसको, है ना, बिलियन टाइम्स ज़्यादा है। हमारा जो यूनिवर्स है उसकी जो एज है ना उससे भी बिलियन टाइम्स ईयर्स इसकी हाफ लाइफ आ रही है। तो देखो इतने दिनों बाद जाके कहीं ये डिके होगा हाफ लाइफ, समझ में आया। तो ऑलमोस्ट तो हम तो स्टेबल ही कंसीडर करेंगे इसको, समझ में आया। तो ये है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए इसको कह देते हैं भाई डबली मैजिक स्टेबल की बात करें तो लीड हो गया, तो बिस्मिथ भी स्टेबल ही है ना। आप देखो कभी यूनिवर्स से बिलियन टाइम्स स्ट्रोंगर है ना, ये तो कभी भी डीके इसका तो ऑब्जर्व नहीं किया गया, तो ये तो स्टेबल ही समझेंगे। तो बिस्मिथ हमने देखा कि वो तो टीएल में इंक्रीज हो जाता है, डिके हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉन्ग हाफ लाइफ इट इज़ स्टिल कंसीडर इफेक्टिव स्टेबल। भाई इतनी ज़्यादा हाफ लाइफ होने के बावजूद ही इसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं, स्टेबल कंसीडर करते हैं। इसलिए हम क्या देते हैं भाई चलो ठीक है बिस्मिथ भी स्टेबल है। ऑप्शन में आपको दे भाई इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है तो आप बिस्मिथ पे लगा सकते हो। यदि ऑप्शन दिया, यदि ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन भी नहीं है, तो आपको ये दो चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। भाई बिस्मिथ इज अ डबली मैजिक नंबर, ठीक है, समझ में आया। सॉरी, लीड इज अ डबली मैजिक नंबर, बिस्मिथ हैज़ हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 10⁻19 ईयर्स। देखो इतना हाफ लाइफ है उसका लगभग, ठीक है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड स्टेबल because of this long half life 10⁻19 years, because of this long half life it can be considered stable। हम स्टेबल मान सकते हैं भाई यूनिवर्स में है तब तक रहेगा ही, कहीं डिके होने वाला नहीं है। तो जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम इसको मान लेते हैं। और इसको हैवीएस्ट प्राइमोर्डियल न्यूक्लाइड भी बोलते हैं, यानी जो ब्रह्मांड के समय से पहले का है, समझ में, ठीक है। इसलिए तो हैवीएस्ट प्राइमोर्डियल न्यूक्लाइड जो है वो बिस्मिथ ही है, यदि पूछे कोई तो ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपको कि भैया ऑप्शनल हो तो बिस्मिथ पे लगा सकते हो, ऑप्शन नहीं दे रखा है तो डिस्क्रिप्टिव हो तो ये दो चीज़ें आप बता दो कि भाई लीड इज़ अ डबली मैजिक नंबर, ठीक है। सो इट इज़ स्टेबल बट समटाइम्स, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज बिस्मिथ कैन बी कंसिडर्ड स्टेबल बिकॉज इट्स हाफ लाइफ इज अबाउट 10⁻19 ईयर्स, ठीक है। पर्टिकुलरली यही पूछे कि हैवीएस्ट प्राइमोर्डियल न्यूक्लाइड कौन सा है तो वो बिस्मिथ ही होगा, ठीक है। तो देखो हम समराइज़ करते हैं, हमने सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं, तो देखो बहुत सिंपल है, समरी से ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो देखो जो लाइट न्यूक्लाई है स्टेबल है तो वो तो जनरली क्या होते हैं, ठीक है ना, n = to z के आसपास लाई करते हैं, तो ये स्टेबल होंगे, डीके मोड स्टेबल है ना, डीके नहीं होंगे। हैवी स्टेबल न्यूक्लाई होते हैं तो वो कब, उनके लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास रियलिटी में ऐसे आता है, ठीक है ना, n = z, ये होती है रियलिटी में, इसके आसपास न्यूक्लाई लाई करते हैं, ये भी स्टेबल होते हैं। जो हैवी स्टेबल न्यूक्लाई होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन से वो भी क्या होंगे, स्टेबल। जो न्यूट्रॉन रिच होगा, जिसमें न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन होगा तो वो बीटा डीके होगा, है ना, यानी न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो प्रोटॉन में टूट गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन निकला मेरे पास और ये मेरे पास एंटी न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन रिच है, ये वैली, स्टेबल वैली के नीचे लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन रिच यहाँ लाई करेगा, यानी इसमें जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। प्रोटॉन रिच का मतलब क्या होगा, जेड इज ग्रेटर वेरी लार्ज देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये बीटा पॉजिटिव डीके या इलेक्ट्रॉन कैप्चर से होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर मैंने आपको मोलिकुलर फिजिक्स में पढ़ाया है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स में। हैवी न्यूक्लाई जेड इज़ ग्रेटर देन 82 या जेड इज़ ग्रेटर देन 83 हमें कहना चाहिए, ठीक है। हम कंसीडर कर लेते हैं बिस्मिथ को भी, तो जेड इज़ ग्रेटर देन 83, तो उनमें एन भी लार्ज बहुत ज़्यादा, एन भी तो बहुत लार्ज ज़्यादा, इसलिए दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन जो होते हैं कंबाइंड हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, और बाउंड होने के बाद न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं, तो यानी वो अल्फा डीके होगा मेरे पास, ठीक है ना, जिसमें लार्ज एन और लार्ज जेड है ना। तो अल्फा डीके जेड इज़ ग्रेटर देन 83 न्यूक्लियस में होगा। बियॉन्ड ड्रिप लाइन से ज़्यादा जाएंगे वहाँ एक्सट्रीम एन और जेड होगा, तो वहाँ न्यूक्लियन निकलेंगे, न्यूट्रॉन भी निकल सकता है, प्रोटॉन भी निकल सकता है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये है, तो ड्रिप लाइन्स एग्जिस्ट बियॉन्ड न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई, समझ में आया, प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई ड्रिप लाइन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।